हेलो फ्रेंड्स। तो आज पार्ट 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 वीडियो जो है बना दिया गया है 1 से लेके मतलब 1 से लेके 50 तक। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बिहार दरोगा, बीपीएससी और एनटीपीसी बहुत सारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो आज हम लोग पार्ट 2 में हैं और 51 से फिर हम लोग 50 तक करेंगे। क्यों मतलब एक फिर से 51 से शुरू करके 100 तक जाकर 50 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा जल्दी में करेंगे। और आप लोग का आंसर अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और पढ़ने वाले सभी छात्र को ज़रूर आप शेयर करिएगा अगर आपके पास वीडियो पहुंचता है तो चलते हैं हम आगे। और हम लोग 51 को देखते हैं। देखिए 51 कहता है सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का जो मुख्य कार्य है वो हम लोग को बीमारियों से क्या करता है, रक्षा करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, क्योंकि ऑक्सीजन कर ले जाना तो हीमोग्लोबिन करता है। और आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड ये सब तो अलग क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 52। मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है। अब देखिए WBC 5 प्रकार का होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म पाई जाती है, हम लोग में कौन सी किस्म पाई जाती है। तो ये है आपका न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। ऐसे लिम्फोसाइड होता है, टी लिम्फोसाइड, जो इसको बीमारियों से लड़ता है। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। WBC में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है। तो आप लोग बताए थे कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया था। तो RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, तो ये भी जो है कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने लगाए थे। किन लगाए थे, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने लगाए थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर। तो आता है क्वेश्चन नंबर 55। इस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, कौन से ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, तो एंटीबॉडी इसमें पाया नहीं जाता है। और एंटीजन जो है वो में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 का रहा है कि किस रुधिर वर्ग में मतलब किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाई जाती है। सब पूछ रहा है कि एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग को अभी जस्ट हम बताए थे कि जो है ओ में। देखिए एंटीबॉडी ए में नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता है वो ओ में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि एंटीजन। तो अगर एंटीजन की बात करें कि एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ओ में, और अगर आपको एंटीबॉडी कहता है कि एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी तो वो पाया जाता है AB में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिएगा एंटीबॉडी के लिए। चलिए आते हैं आगे। RH फैक्टर का 57 RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो देखिए जब RH फैक्टर का खोज किया गया था तो वह रिसस बंदर था। रिसस, ठीक है, रिसस बंदर। तो रिसस बंदर ने ही क्या किया था, उसी पर रिसर्च किया गया था। तो याद रखिएगा रिसस बंदर, यानी RH फैक्टर का संबंध रिसस बंदर से है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 58 में कि अगर मतलब यहाँ पर नहीं के लिए, ठीक है,
तो कौन सी जो है अगर हम पुरुष में रहेगा और कौन महिला में रहेगा तो उसको पूछ रहा है। देखिए पुरुष में जो है ना RH प्लस होना चाहिए। देखिए हाँ नहीं पूछ रहा ना, नहीं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है। तो क्या होता है कि अगर प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्लस माइनस में क्या होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पुरुष में प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, पुरुष में प्लस और महिला में माइनस, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुरुष में प्लस और RH माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस में तो जानते ही क्या होता है। तो चलिए हम आगे आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, RH प्लस और RH माइनस। नहीं पूछ रहा था ना कि उपयुक्त नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को प्लस प्लस रहेगा तो बहुत अच्छा, माइनस माइनस रहेगा तो बहुत अच्छा। और ये पुरुष में तो ये हम लोग को प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 कहता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, सर्वग्राही। देखिए अब कह रहा है कि आपको ग्राही मतलब यहाँ पे ग्रहण करने वाला है, तो ग्रहण करने वाला है तो ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रहण कर रहा है तो ए बी जो है क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ए बी ग्रहण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए बी ग्रहण करता है। चलिए हाँ, एक यहाँ पे सेकंड ए और जो क्वेश्चन है दूसरा जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न रक्त वर्ग में मतलब कौन से ब्लड ग्रुप में सार्वत्रिक दाता है, सार्वत्रिक दाता है मतलब सबको दे सकता है, तो वो है ओ। कौन है, ओ, ऑप्शन नंबर बी। ओ जो है वो सबको दे सकता है और ए बी जो है वो ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा। ठीक है, जो ए बी है वो क्या करेगा, ग्रहण, और जो देने का काम करेगा डोनेट करे काम करेगा तो करेगा बी। ठीक है, मतलब ओ, ध्यान दीजिएगा, ओ ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी ये। चलिए आते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। कारण कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित हैं। देखिए हम लोग जब भूख लगता है तो हम लोग को कौन बताता है, हमारा ब्रेन का कौन सा भाग है जो बताता है कि आपको भूख लग चुका है। तो ये सब भूख लगना, तृष्णा, ईर्ष्यापन और ये सब जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ही हम लोग को शरीर में ये सब होती है, भूख प्यार, ये सब है ना, भूख प्यास प्यार ईर्ष्या किसी से जलन, ऐसे सब जो होता है हाइपोथैलेमस नामक मतलब जो अंग मतलब भाग होता है हमारा ब्रेन का, उससे होता है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 62 कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो हम लोग का ब्रेन का कौन सा भाग है जिसमें बुद्धि के बारे में हम लोग को ज्ञान मतलब पढ़ते हैं तो हम लोग को याद होता है। ठीक है, तो सोच समझ सकते हैं। तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, सेरिब्रम, सेरिब्रम। देखिए हर टॉपिक का एक डिटेल वीडियो आएगा, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट कर रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें सबको हम लोग क्या कर लेंगे, कवर करेंगे। तो जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को भी, क्योंकि वहाँ से पढ़ के यहाँ इसको भी एक बार पुनः देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो आपका 63 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। देखिए हमारा शरीर ना जो ब्रेन है वो 3 भाग में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए ऐसे है तो एक आगे वाला भाग, एक पीछे वाला भाग, तो एक बीच वाला, तो इसको बोलते हैं इधर वाला को हम लोग अग्र, इसको बोलते हैं मध्य और इसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क भी, आगे वाला क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, चलिए फिर कह रहा कि क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे यहाँ कह रहा 64। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यानी तंत्रिका तंत्र की लघुतम यानी सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि हमारे शरीर का जो मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहा है कि हमारा कौन सा ऐसा मतलब ब्रेन जो है सब छोटी से छोटी भाग है जो ब्रेन हम लोग को बना हुआ है। तो सबको पता होगा कि 64 का आंसर डी होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो ब्रेन का है ना, न्यूरॉन, और नेफ्रॉन किडनी का है। तो ध्यान दीजिएगा कि शरीर के संरचनात्मक मतलब जो संरचनात्मक जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक वो न्यूरॉन, और किडनी का जो होता है वो नेफ्रॉन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज की ओर, और क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कौन सी कोशिका होगा? तो हम लोग को है पता, लंबी में तंत्रिका कोशिका होगा, जो भी शरीर ब्रेन का होता है। ठीक है, 65 का सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे कि मनुष्य 66 मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका हो निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में जो है ब्रेन के पिछले वाला जो भाग होता है यहाँ पे पीछे वाला, जैसे यहाँ पे ब्रेन है ना, तो इसके पीछे वाला जो होता है उसमें कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं वो पूछ रहा है। चलिए, तो 66 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बता चलिएगा। 31 जोड़ी होता है। कितना होता है? 31 जोड़ी। तो ये भी ध्यान देंगे। श्वसन क्रिया की संपन्न होती है। देखिए, श्वसन क्रिया संपन्न होती है। आपसे पूछ रहा है कि जो सांस हम लोग लेते हैं वो अंतिम रूप से कंप्लीट कहाँ होती है? तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसी को हम ऊर्जा गृह कहते हैं। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऊर्जा जो है यहीं से क्या होता है, हम लोग को शरीर प्राप्त करता है, और यहीं पे स्टोर भी होता है अंतिम रूप से। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसी को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। तो याद रखिएगा, कोशिका का ऊर्जा गृह इसी को ही कहते हैं। आते हैं आगे। ये सब ऑप्शन जो है हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि हरित लव क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। और हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे कोशिका का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम बात करें कि राइबोसोम और लाइसोसोम ये सब क्या है। ठीक है, ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आते हैं आगे। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो देखिए, हम लोग मतलब ऐसे तो बहुत सारे हवा मतलब वायु को अंदर ग्रहण करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कुछ गैसें हैं जो हम लोग 3 को याद रखना है। जैसे है नाइट्रोजन 78% लेते हैं, और हम शरीर में काम नहीं है इसलिए 78% ही निकल जाता है। और ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं 21%, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 17%, ध्यान से समझिएगा, हम आपको जो बता रहे हैं 17% जो है हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, है ना। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 और 0.03% वायुमंडल से हम लोग ग्रहण करते हैं, और यही जो 4% रखते हैं, तो यही जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो 4% यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 68 का बी हो जाएगा। सही है आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 17%। ठीक है, सब का सब हम लोग नहीं रखते हैं। चलिए, और अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत सारे हवा क्यों हो जाता है, तो याद रखिएगा कि हम लोग जो है ना, ये सब ऑक्सीजन जो है वो भारी हवा है, तो हम लोग डायरेक्ट मतलब लंग्स पे चोट ना पहुँचे, इसकी वजह से बहुत सारे हवा में मिक्स होता है, और जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नमी टाइप का हो जाता है। चलिए, तो हमको असर नहीं करता है। चलिए आते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 69। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? देखिए, अब इसका हो जाएगा 69 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जब आदमी नॉर्मल अवस्था में रहता है तो क्या करता है कि सांसें 14 से 18 बार लेता है, लेकिन जब सोया अवस्था में रहता है तो उससे कम लेता है। चलिए हम आते हैं आगे। तो यहाँ से 14 से 18 बार,
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 पे। 70, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? यानी भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? चलिए, अब जो हम लोग खाना खाते हैं तो अब आप लोग को बताना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो हम भोजन करते हैं तो कोशिका में कहाँ जो है ऊर्जा जाके समाहित रहता है। तो आप लोग बताए थे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए बोलते हैं कि जिस तरह से हम लोग को बैंक होता है ना पैसा जमा करने के लिए, उसे हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो पावर मतलब जो हम लोग ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आते हैं 71। 71 करके हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए, हम आप लोग को बता रहे थे अभी जस्ट पीछे ही डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, तो उसमें से हम लोग 4% कम से रख लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को, और वही हम शरीर में यूज करते हैं। और उसको यूज करने के बाद हम लोग उसी को पुनः छोड़ देते हैं। तो 4% यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, क्रेब्स चक्र। देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं या सांस लेते हैं तो अंदर कुछ क्रिया होती है। तो सांस लेने में श्वसन क्रिया में क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? देखिए, यहाँ पूछ रहा है आपको कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पारुविक अम्ल का। किसका होता है? पायरुविक अम्ल का, ठीक है। चलिए, तो लैक्टिक अम्ल तो जानते ही हैं, जो हम लोग को दर्द होने लगता है वो होता है ग्लूकोज, एपीटी। ये सब हम लोग थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाए, इसी के चलते हम कर नहीं पा रहे हैं ऑप्शन का डिस्कशन, लेकिन आप याद रखेंगे पायरुविक अम्ल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी मतलब होता है कि वैसा श्वसन जो हवा की उपस्थिति में नहीं होता है, तो होता है अनॉक्सी श्वसन। तो आपसे पूछ रहा है कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, क्या होता है? 73 का ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, जब हम लोग ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। जब हम लोग क्या करते हैं कि हवा में जब हम लोग बिना हवा के सांस लेते हैं या कुछ करते हैं तो हम लोग को शरीर में दर्द होने लगता है। तो वही पूछ रहा है आपको, है कि नहीं, कि हम लोग को जब हवा में या हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में सांस की कमी हो जाती है, तो कहीं कहीं जोड़ों में, शरीरों में दर्द होने लगता है। तो दर्द किस वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि जो यूरिया बनता है वो हमारे यकृत में बनता है, लीवर में, ठीक है। हृदय का तो काम है पंप करना ब्लड का, तो इसमें बनेगा नहीं। किडनी का तो काम है वहाँ से यूरिया को निकालना, ठीक है। और यहाँ तीली जो है वो पलिया, वहाँ तो ब्लड बैंक जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे मरते हैं लोग, ब्लड आरबीसी सब। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75, करा है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? देखिए, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? देखिए, हमारे शरीर में 3 आप याद रखेंगे कि सबसे पहला इसमें जो है अशुद्धि जाकर जो छनती है, वो छनती है आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 75 के बी, किडनी में। तो 3 को जरूर याद रखिएगा। देखिए, फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलता है तो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। और हृदय तो पंप करता है, तो ध्यान दीजिएगा, हृदय क्या करता है? पंप। और यकृत में तो इसमें याद नहीं करना, क्योंकि इसमें ब्लड से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। तो ये जरूर याद रखेंगे कि जो छानने का काम करता है वो ब्रिक करता है किडनी। और किडनी के में जब आप लोग देखेंगे तो नेफ्रॉन इस तरह का होता है, इसमें ग्लोमेरुलस होता है, ऐसे इसका संरचना होता है, और इसी ग्लोमेरुलस जो होता है वही छानता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? तो ब्रिक में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 76, जल्दी से करते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो सबको पता होगा कि मानव रक्त का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। जरूर आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो अभी जल्दी से बताए थे कि जो न्यूरॉन होता है वो होता है ब्रेन से, और नेफ्रॉन जो होता है वो होता है ब्रिक से, यानी कि किडनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम की ओर आते हैं हम लोग 78,
कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम गुर्दा मतलब कृत्रिम मतलब बनाया गया गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी, डायलिसिस। जब हम लोग को खराब हो जाता है किडनी तो वहाँ पे जो है, देखिए गुर्दा मतलब वहीं पे किडनी बोल रहा है, तो हम लोग जो खराब हो जाता है तो वहाँ से डायलिसिस कराया जाता है। क्या कराता है? डायलिसिस, ताकि ब्लड को क्या किया जाए? अच्छा किया जाए। चलिए आते हैं आगे। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो अब बताइए, यूरिया हम लोग यूरोकोट लिखें, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है यूरिया यानी कि यूरिया का हम लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो हम लोग मूत्र में हम लोग का यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पसीना में नहीं, हृदय में नहीं पाया जाता है, रक्त में नहीं ज़्यादा पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है, ब्लड में तो पाया ही नहीं जाता है। चलिए तो याद रखेंगे, मूत्र में हम लोग यूरिया ही करते हैं। जैसे यूरिया बाहर निकलता है तो वो गंध देने लगता है, क्योंकि वह वायु के संपर्क में आता है। चलिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन 80। मानव वृक्क असमरी में पाई जाने वाली प्रमुख रासायनिक यौगिक है। देखिए, मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। जब हम लोग को किडनी में पथरी होता है, सीधे से समझिए कि किडनी में जो हम लोग को पथरी बनता है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये बोल रहा है कि वृक्क में यानी किडनी में जो पथरी बनता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि हेलन लूप का कार्य संबंधित है। देखिए, हेलन लूप का कार्य संबंधित है, तो ये हम आपको बताए थे कि देखिए इस तरह से होता है इसमें, और यहाँ पे इस तरह से आप लोग को देखेंगे तो नेफ्रॉन होता है, और इसमें एक पतला ऐसे जाता है इस तरह के, इसी को हम कहते हैं हाइलन लूप। ठीक है, हाइलन लूप इसे कहते हैं, हाइलन लूप। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हेलेने का लूप का कार्य संबंधित है। तो हम लोग इसमें जो संबंधित है वो है मूत्र से, क्योंकि ये जो होता कहाँ है? किडनी में होता है। तो किडनी का काम क्या है? उत्सर्जन करना, यानी निकालना किसी खराब पदार्थ को, जैसे यूरिया को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट पेज पर अब हम आगे आते हैं 82 में। 82 कहता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो आप लोग बताइएगा जल्दी ऑप्शन इसका समर बी। 82 का होता है बी, अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो याद रखिएगा अंडवाहिनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, निषेचन क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? अगर बच्चा गर्भाशय में है तो उसका जो मतलब पोषण यानी कि खाना पीना जो भी चीज़ पोषक चीज़ वो कहाँ से कैसे मिलता है? तो चलिए हम लोग इसका 83 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लेसेंटा द्वारा। चलिए हम आते हैं 84 है, गर्भ में मानव भ्रूण किस द्वारा में तैरता रहता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? चलिए, वो 84 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका देखिए थोड़ा सा गजब नाम है, तो याद जरूर रखिएगा कि आमनियाटिक द्रव, ये हो जाए ऑप्शन नंबर बी, आमनियाटिक द्रव। चलिए आते हैं 85 कहता है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो चलिए हम लोग जो है, बच्चा अगर गर्भ में पल रहा है तो हम लोग किससे देखते हैं? तो सबको ही जानते हैं कि 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अल्ट्रासाउंड द्वारा। बच्चा को हम लोग कैसे देखते हैं? अल्ट्रासाउंड द्वारा। चलिए, टेस्ट ट्यूब शिशु में, चलिए ऑप्शन नंबर होता हम लोग उसका तो हो गया सी। आते क्वेश्चन नंबर 86। टेस्ट ट्यूब शिशु में अंडाणु का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूब में होता है।
इस मतलब ऑप्शन है, आप जरूर पढ़िएगा। और इसका ऑप्शन जो 86 का होगा वो भी होगा। कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब शिशु में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में हो और विकास गर्भाशय में। देखिए, नर और मादा का जो होता है उसको निकाल लिया जाता है, जो मतलब है अति शुक्राणु को, और या अंडाणु शुक्राणु उसमें से निकाल लिया जाता है और उसको ट्यूब में क्या कहता है, निषेचित कर दिया जाता है। और किसी महिला में उसको क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है उसको, तो उसके गर्भाशय में बच्चा पलता है। ऐसा नहीं कि ट्यूब में बच्चा ही जन्म लेता है, नहीं, वो गर्भाशय में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 87, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है। देखिए, बच्चा क्या होगा, लड़का है लड़की, इसके बारे में सब किस पर निर्भर करता है, तो वो पिताजी के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि पिताजी में XY होता है और माताजी में XX होता है। तो माता का तो एक ही है, लेकिन पिता अगर वो XY मिल जाता है, XY, तो इसमें लड़का हो जाएगा, और XX मिल जाएगा तो लड़की हो जाएगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता। चलिए, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। देखिए, स्त्री में होता है, आपको याद होगा, हम लोग में जो पुरुषों में होता है वैस नामक नस होता है, तो उसको काट देता है तो उसको वैस्कोटॉमी कहते हैं। लेकिन जो महिलाओं में होता है वो ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, तो उसको काट देते हैं तो उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूब मतलब हो गया और टॉमी मतलब काट देना, तो ट्यूबेक्टोमी हो गया। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। देखिए, अभी तुरंत बताएं कि पुरुषों में नस जो होता है उसको वैस होता है, वैस डिफरेंस, तो इसलिए वैस्कोटॉमी। वैस मतलब नस हो गया, टॉमी मतलब काट देना, ऐसा समझिएगा, वैस्कोटॉमी। चलिए, प्रथम परखनली शिशु का नाम था, तो ज़रूर बताइएगा। अगर हम लोग आते हैं इंदिरा, जो 90 का जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा था। देखिए, उपरखनली जो होता है ना ट्यूब में, सबसे पहले से प्रयोग किया गया था, जो बच्चा का नाम था इंदिरा था। चलिए आते हैं 91 में आते हैं कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। अब हम लोग को बोल रहा है कि कौन सा जो ग्रंथि हम लोग को है। देखिए, हम लोग सब ग्रंथि चैप्टर जरूर करेंगे इसको, कि कौन सी जो है ग्रंथि नलिका विहीन होती है। तो हम लोग को बताना है, इसका 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि यह जो है वह जो हम लोग ब्लड जो है ना वो नस में उसमें प्रवाहित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 92, इसमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो जाएगा यकृत। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर, हम लोग उसका होता है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 93, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम बताते हैं, आप लोग बताइए जरूर कमेंट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर या सी, पीयूष ग्रंथि, यानी इसको पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना, यही बोल रहा है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग कहते हैं। चलिए 94 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो कौन सा है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना। कौन सा ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी में से जो वृद्धि हार्मोन है एस टी एच जो स्रावित होता है, बहुत सारे हार्मोन स्रावित करता है। चलिए, और इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये तो मस्तिष्क में होता है, तो 95 का हो जाएगा ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। देखिए, थायराइड ग्लैंड में, ये गला में होता है थायराइड ग्लैंड, तो उसमें होता है, कौन सा होता है, तो ये होता है आपका 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, TSH, थायराइड सोमेटिक ऐसे करके होता है, हार्मोन होता है ना। तो याद रखिएगा, टी से हो गया ना थायराइड, तो थायराइड, टी से थायराइड याद रखिएगा बस, है ना, याद हो जाएगा 96 का। तो हो गया यहाँ पे 90। थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो इसलिए जल्दी हम लोग करते हैं, अगला पेज पे चलते हैं, ये हो जाएगा। और हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेते हैं।
वृद्धि हार्मोन या देखिएगा वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो हम लोग को पता है अभी प्यूटरी ग्लैंड पर है ना, इसमें एस टी एच होता है ना, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, तो इसी को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं और इसी से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो चलिए हम लोग 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला कौन है, तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। चलिएगा आते हैं 99 अंतिम 2 क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से होने वाले गलगंड या ग्वाइटर या घेंघा रोग भी हम कहते हैं, तो गलगंड में किस ग्रंथि का अपवृद्धि होती है, तो चलिए हम लोग गला में कौन सा ग्लैंड होता है, तो पता है थायराइड ग्लैंड, इसलिए इसी में दिक्कत होता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रि के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो ये अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर जो 100 का होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवटु ग्रंथि। तो चलिए हम लोग करते हैं यहीं पे हम अंत करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होंगे और ऑप्शन जो पता होगा आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।